दिल्ली एनसीआर में सबसे सस्ती प्रॉपर्टी कहाँ मिल रही है? अंकित, सबसे टफ सवाल आपने पूछा। आम आदमी को आज भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। भाड़े के दलाल हैं, वो उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। टैक्स रिलीफ को लेकर क्या उम्मीदें हैं? प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एक साइंस है। अपने भाई, अपने दोस्त, अपने चाचा, अपने ताऊ जिसके पास प्रॉपर्टी का असली ज्ञान नहीं है, उनसे सलाह लेके प्रॉपर्टी मत खरीदिए। तुक्के रोज नहीं लगते। रियल एस्टेट में चोरी भी नेक्स्ट लेवल की है। और कई वेबसाइट भी हैं ऐसे ही, उनका टैगलाइन भी यही होता है कि घर बैठे बैठे आप अपना पूरा देखिए। वो कितनी ट्रस्टवर्दी होती हैं ऐसे में? कई बार एजेंट्स ना ऐसा प्राइस डाल देते हैं कि आपको फर्स्ट टाइम देखोगे आपको लगेगा अरे बहुत अच्छी रेट पे चीज़ मिल रही है। दिल्ली से 10 किलोमीटर की दूरी पर, मेट्रो से 2 मिनट की दूरी पर एक बहुत बढ़िया फ्लैट है, उन पर कितना भरोसा किया जा सकता है? सोशल मीडिया पे जो दिख रहा है वो सही नहीं है। अपना घर, ये सुनने में तो सिर्फ 2 शब्द हैं, लेकिन महसूस करें तो ये वो हर आम आदमी की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है जो हर कोई देखता है। कोई सुबह सुबह भीड़ भरी बस में सफ़र करता है, तो कोई धूप में ईंट सीमेंट होता है, तो कोई किसी ऑफिस के कोने में बैठकर घंटों कीबोर्ड पर उंगलियां चलाता है। सबकी मेहनत अलग है, लेकिन ख्वाहिशें सिर्फ एक ही हैं कि एक दिन अपना घर हो, जहां दरवाज़ा खोलते ही अपनापन मिले, जहां किराए की तारीख नहीं बल्कि बच्चों की हंसी की गूंज सामने हो। ऐसे में जब देश का बजट आने वाला हो, लोग सोचते हैं कि शायद इस बार कुछ बदले। सवाल है कि क्या मिडिल क्लास का अपना घर लेने का सपना अभी मुमकिन है या फिर सपना थोड़ा और महंगा होने वाला है? आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अनुभवी एक्सपर्ट प्रदीप मिश्रा जी, जो ओराम ग्रुप के फाउंडर भी हैं और पिछले 22 सालों से इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस रखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा कि 1 फरवरी 2026 को बजट पेश होने वाला है और इस बजट से आम आदमी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये निकलता है कि जो अपना घर देखना चाहते हैं, जो अपना घर, सपनों का घर जो जिसे कहते हैं, तो इस बजट में उन्हें जो पहला घर खरीदना चाहते हैं या जो घर ही खरीदना चाहते हैं, उनके लिए क्या उम्मीदें हैं? इस बजट में क्या उनको राहत मिलेगी? देखिए अंकित, इस बजट के अंदर 3 मोर्चों के ऊपर रियल एस्टेट सेक्टर को उम्मीदें हैं। इसमें जो पहला मोर्चा है वो अफोर्डेबल हाउसिंग का है। अफोर्डेबल हाउसिंग पर गवर्नमेंट अपना स्टैंड क्लियर करे, कैसे पॉलिसी को बेटर करे, एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स रिलीफ, और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो सबसे बड़ी ज़रूरत है। और इंडिया पीछे काफ़ी दिनों से इस चीज़ का कई जगहों पे स्ट्रगल भी कर रहा है, कई जगहों पे डेवलपमेंट अच्छी भी हुई है। तो ये 3 मेन फैक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो रियल एस्टेट सेक्टर इस बार गवर्नमेंट से उम्मीद कर रहा है कि बजट के अंदर कुछ वो ऐसा लेकर आए जिससे कि जो डिस्पैरिटी बढ़ रही है। जैसे अभी आप देखें तो लग्जरी हाउसिंग बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन मिड इनकम के लिए हाउसिंग या अफोर्डेबल हाउसिंग, लोअर इनकम ग्रुप के लिए हाउसिंग आना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो किस तरह से वो बैलेंस हो, क्योंकि किसी भी सेक्टर का चलना तब चलना कहलाता है जब उससे हर वर्ग को घर मिल पाए। मतलब रियल एस्टेट सेक्टर है वो, अगर हर वर्ग को घर दे पा रहा है तो रियल एस्टेट सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर सिर्फ लग्जरी है, मिड इनकम ग्रुप के लिए कुछ नहीं है, LIG के लिए कुछ नहीं है, तो मेरे को लगता है वो पूरी तरह चलना नहीं कहलाएगा। तो इन 3 बड़े मोर्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा इस बजट के अंदर उम्मीद की जा रही है। जैसे देश में सबसे ज़्यादा कहते हैं कि भाई आबादी जो है वो लगभग आम आदमी है, जो जनरल से सफ़र कर रहा है, बस से सफ़र कर रहा है, उनके लिए घर खरीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो इसमें अफोर्डेबल जो हाउसिंग है उसकी परिभाषा क्या है? देखिए, अगर नॉर्मल सेंस में देखें तो अफोर्डेबल हाउसिंग सबके लिए अलग अलग अपना बजट है। किसी के लिए अफोर्डेबल 2 करोड़ है, किसी के लिए 1 करोड़ है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसकी परिभाषा सेट की हुई है कि हाँ, ये साइज़ है और ये प्राइस रेंज है, इसके अंदर ये अफोर्डेबल हाउसिंग माना जाएगा। लेकिन वो चीज़ें पुरानी हो गई। जिस हिसाब से लैंड कॉस्ट बढ़ी है, देखिए कोई भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है लैंड कॉस्ट। लैंड कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई, तो अब डेवलपर को वो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ गवर्नमेंट को इस डेफिनेशन को रिवाइज करने की ज़रूरत है, जहाँ पर साइज़ को रिवाइज किया जाए, जहाँ प्राइस ब्रैकेट को रिवाइज किया जाए। जब ये चीज़ें रिवाइज होगी और लैंड कॉस्ट कंट्रोल होगी, तब कहीं हद तक अफोर्डेबल हाउसिंग बन पाएगी। मतलब डेवलपर का भी इंटरेस्ट आएगा, तो यहाँ पर इंसेंटिव्स डेवलपर्स को भी मिले कि वो अफोर्डेबल हाउसिंग बनाए। नो डाउट आज के डेट में जो मास जनता है
वो अफोर्डेबल हाउसिंग ढूंढ रही है जो उसे घर नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी ज़रूरत अफोर्डेबल हाउसिंग की। तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म तैयार किया जाए इस बजट में कि डेवलपर भी इंटरेस्ट लेकर वहाँ बनाए, क्योंकि प्राइस जो है, प्राइस कैप काफ़ी पुराना हो गया है। अब लैंड कॉस्ट बढ़ गई, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई, तो डेवलपर का मानना है कि मैं कैसे बनाऊँ इसको। भाई बनाने के लिए पहले मुझे रॉ मटेरियल, लैंड कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ये दो बेसिक फैक्टर्स जो हैं ये तो मैच करें, पर वो मैच नहीं कर रहा। तो गवर्नमेंट को इसको कैसे रेशनलाइज किया जाए कि आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, डेवलपर भी अफोर्डेबल हाउसिंग बनाए और लोगों को एक आशियाना मिल पाए। अच्छा, एक परिवार में जैसे 4 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, तो उनके लिए कितना एरिया इनफ होगा कि वो उसे अफोर्डेबल हाउस कह सकें? देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए अगर आप 4 लोगों की फैमिली कह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, तो मेरे हिसाब से करीब करीब 600 साढ़े 600 स्क्वायर फीट का एरिया, कारपेट एरिया, मैं सुपर एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, कारपेट एरिया अगर है तो वो एक अच्छा अफोर्डेबल हाउसिंग बन सकता है। इसके नीचे तो फिर वो एक रहने में भी सही मामले में जो दिक्कत आती है, तो मेरे हिसाब से ये साइज़ परफेक्ट साइज़ है। और ये जो आपने बताया कारपेट एरिया वर्सेस जो सुपर एरिया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, कारपेट एरिया बड़ी सिंपल लैंग्वेज है, जहाँ आप अपना कारपेट बिछा सकें, दैट इज़ कारपेट एरिया। और सुपर एरिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे बालकनी है, लॉबी है, स्टेयर्स हैं, और कई बार अलग अलग चीज़ें डेवलपर लोड कर देते हैं। एक्चुअली सुपर एरिया की डेफिनेशन बहुत ही डिस्गस्टिंग है। टेक्निकली आपको घर तो कारपेट एरिया मिल रहा है ना, तो कारपेट एरिया पे बात करनी चाहिए। अब जैसे रेरा ने आने के बाद अंकित जी ये क्लियर कर दिया कि आपको कारपेट एरिया पे ही बेचना है, लेकिन उसके बावजूद जो प्राइसिंग कम्युनिकेट की जाती है वो सुपर एरिया पे ही की जाती है। और ब्रोशर पे साइड में बिल्टअप एरिया या कारपेट एरिया स्क्वायर मीटर में लिख दिया जाता है, जिससे कि आम बायर को समझने में बहुत दिक्कत होती है। तो मेरे हिसाब से कारपेट एरिया पे ही प्राइस कोट करना चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री की यहाँ मजबूरी ये हो जाती है, जैसे ही वो कारपेट एरिया पे प्राइस कोट होता है तो वो प्राइस बहुत ज़्यादा देखने में लगता है, कम हो जाता है, देखने में ज़्यादा लगने लगता है। मान लीजिए 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट सुपर एरिया है और कारपेट एरिया उसके अंदर 50% है, तो नेचुरल सी बात है 50% एरिया के ऊपर वो 20,000 स्क्वायर फीट एरिया दिखेगा। नहीं, इसको मैं समझना चाह रहा हूँ बारीकी से। जैसे मान लीजिए कि एक फ्लैट है जो 1000 स्क्वायर फीट में बना है, जिसमें आपका मान लीजिए 2 BHK, 2 बेडरूम, एक हॉल, किचन, लेट बाथ, और उसमें 3 बालकनी है। तो 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है और बिल्टअप एरिया उसका, जो कारपेट एरिया कहते हैं, वो लगभग 750 से 800 स्क्वायर फीट है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो अमाउंट लिखा जाना चाहिए वो 800 स्क्वायर फीट का लिखा जाना चाहिए, ना कि 1000 स्क्वायर फीट का। देखिए अंकित, आप जो बोल रहे हो वो बातें सुनी सुनाई बातें। कारपेट एरिया फैक्ट है कि आप ब्राउशर उठा के जब सही ढंग से देखोगे तो कारपेट एरिया आपको ऑलमोस्ट 50% के आसपास मिलेगा। 5-10% का वेरिएशन हो सकता है, लेकिन इतना कारपेट एरिया में डिफरेंस, मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है, तो कीमत 1 करोड़ रुपए हो गई। वही अगर 500 स्क्वायर फीट है और 1 करोड़ रुपए लेने हैं तो वो 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट होगी। अब दिखने में तो वो डबल दिख रहा है कि तो 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है, तो आम आदमी हिचकेगा। इसीलिए डेवलपर का माइंडसेट, चूंकि बायर का माइंडसेट बना है, तो डेवलपर आज भी उसे सुपर एरिया पे कम्युनिकेट कर रहा है, लिख जरूर रहा है, लेकिन आम बायर को वो समझ पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप जहां जाओगे एज ए बायर, सब जगह आपको सुपर एरिया ही बताया जाएगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कोई नियम बनाए जाने चाहिए, या मतलब डीलर और प्रॉपर्टी जो होम बायर होते हैं उनके बीच कोई समन्वय बिठाया जाना चाहिए? देखिए, मेरे को लगता है यहाँ रेरा ने काम काफ़ी अच्छा किया है, नो डाउट, लेकिन रेरा अभी भी टूथलेस टाइगर की तरह ही रह गई है। एक तो रियल एस्टेट में चोरी भी नेक्स्ट लेवल की है, मतलब आप कानून लाओ और उसके बचने का रास्ता पहले निकल आता है। तो यहाँ रेरा को मैन पावर बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा, जो उसके ऑर्डर्स आ रहे हैं उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो पाए। अगर रेरा ने अनाउंस किया कि ये क्लेम देना पड़ेगा डेवलपर को, ये पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो पेनल्टी कम से कम बायर को मिले तो सही, पेनल्टी मिल नहीं रही। डेवलपर फिर धीरे धीरे उसी पैटर्न में आते जा रहे हैं कि आप बायर हो, हम जो चाहेंगे वो आपको करना पड़ेगा, और आपको अगर लगता है तो ठीक है, ये मानते हो तो आप ठीक है, और नहीं तो आप कर लो जो करना है, हमारे पास तो वकील है, वो देख लेंगे कोर्ट में। और फिर रेरा में वही 2-3 साल के बाद ऑर्डर आता है, उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन अगर नहीं हो पा रहा है
तो डेवलपर के हौसले बुलंद होते जाएंगे। बिल्कुल। तो उस केस में पेनल्टी का भय खत्म हो जाता है। और मैंने ये अक्सर देखा है, मेरी बातें बोलने वाली नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैंने अक्सर देखा है कि एक बार अगर कोई किसी को पनिश कर दिया और उसका वो भय खुल गया तो फिर वो कर लो जो करना है आप। हाँ, फिर यही आता है कि आप कर लो, हम तो यही करेंगे। हाँ, हमारा यही तरीका है। रेरा क्या है? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि स्पेशली होम बायर्स के लिए बनी हुई है। मतलब अगर आपको घर से रिलेटेड कोई शिकायत है, उसका क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने बनाया है, 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर की प्रॉपर्टी या 8 फ्लैट से ऊपर की प्रॉपर्टी है तो रेरा में रजिस्टर करना चाहिए। लेकिन वो रेरा में रजिस्टर नहीं करते। अब कई ऐसे वाक्य आते हैं हमारे पास, कुछ कहते हैं कि जब हमारा ये प्रोजेक्ट रेरा से एग्जाम्प्ट है। इसके 2 एग्जाम्पल मैं देता हूँ। पहला एग्जाम्पल कि एक तो वो ऐसे एरिया में बना रहे हैं जहां पर रेरा अप्रूवल ही नहीं देता, तो वो ये कहेंगे साहब हमारा प्रोजेक्ट रेरा से एग्जाम्प्ट है। अच्छा। ये एग्जाम्प्ट नहीं है, चोरी है। बिल्कुल। अब दूसरा एग्जाम्पल देता हूं मैं। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी लीज पर है और वो पीपीपी मॉडल पे दी गई है। पीपीपी मॉडल पे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया, मैं गवर्नमेंट हूं, मैंने आपको दिया बस स्टैंड बना लो, साथ में उसका जो कमर्शियल एरिया है वो भी आप बनाओ, और मैं आपको उसके लिए 80 साल 90 साल 60 साल जो भी इतने दिनों की मैं आपको लीज पे दे देता हूँ। हमारी लॉन्ग टर्म लीज सेट हो गई। अब आप क्या करोगे? आप एज अ डेवलपर मार्केट में आए और आपने उसको बेचना शुरू कर दिया। जब आप उसे बेच रहे हो, जो कि बेचने के लिए आपको एज पर टर्म्स एंड कंडीशन अलाउ नहीं है अभी, तो क्या करोगे आप जाओगे रेरा में और रेरा में जाके वहां से लेटर दोगे कि साहब ये मेरा प्रोजेक्ट है, आप इसको रेरा में रजिस्टर करो। तो रेरा कहेगा चूंकि ये प्रोजेक्ट पीपीपी मॉडल पर है और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई ऐसी एक्टिविटी रेरा के अंदर आपकी कवर नहीं होगी, गवर्नमेंट का है और कंसेशनल है ये, तो ये आपका प्रोजेक्ट रेरा से एग्जाम्प्ट है। अब रेरा अथॉरिटी ने बहुत क्लियर कहा कि आपका प्रोजेक्ट एग्जाम्प्ट है, लेकिन ये नहीं कहा कि सेल परचेज एग्जाम्प्ट है। तो आपको जो रेरा से लेटर मिला, आप बायर्स को दिखाओगे कि हमारा प्रोजेक्ट रेरा से एग्जाम्प्ट है। एग्जाम्प्ट कैसे है? पॉसिबल ही नहीं है एग्जाम्प्ट का। अगर आप प्रोजेक्ट आप बना रहे हो और उसे सेल कर रहे हो, जहां सेल परचेज आ रही है, जहां एडवर्टीजमेंट आ रही है, वो रेरा से अप्रूव होने के बाद ही आनी चाहिए। लेकिन आप उसे बेच रहे हो, आप कह रहे हो रेरा एग्जाम्प्ट है। अब आम बायर को इतनी गहराई, इतनी बारीकी नहीं पता। वो सोचता है रेरा का लेटर आया हुआ है कि ये प्रोजेक्ट एग्जाम्प्ट है, बारीकी से पढ़ता नहीं है और फिर वो जाके उस प्रोजेक्ट में ले लेता है। अब आप एक बात बताओ, एश्योर्ड रिटर्न पॉन्जी स्कीम्स हैं, ये आप एक अच्छे जानकार हो रियल एस्टेट के, आप, मैं देखता हूं आप बहुत अच्छी स्टोरीज भी लिखते हो, तो मुझे पता है ये आपको पता है, लेकिन आम आदमी को आज भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। और ये पॉन्जी स्कीम्स आज से नहीं, पिछले 20-25 सालों से लगातार चलती आ रही है। ये एश्योर्ड रिटर्न क्या है? एश्योरेंस, और एश्योरेंस तो आपको पता है ये डेवलपर बाद में तोड़ देते हैं। आपका ही पैसा आपको इंटरेस्ट के रूप में दिया जा रहा है, कहा जा रहा है ये रेंटल इनकम है, और उस पर टीडीएस भी डिडक्शन हो रहा है, वो आपकी इनकम में भी ऐड हो रहा है, और उसमें वो इंटरेस्ट का पैसा प्लस एडिशनल प्रॉफिट जोड़ लिया और कहा टिल पोजीशन तक आपको ये एश्योर्ड रिटर्न देंगे या उसके और 3 साल तक देंगे। उस मायने में आपको समझ में आया कि मेरे लिए फायदे का सौदा है। लेकिन आप ये सोच ही नहीं पा रहे, या एजेंट नहीं सोचने दे रहा, या आपको डेवलपर नहीं सोचने दे रहा, क्योंकि जब आप बाइंग करने जाते हो तो ऐसा विशेष सर्कल आपके आसपास क्रिएट हो जाता है कि आपको ये तैयार कर दिया जाता है कि अभी ले लो, नहीं तो ये बस मिस हो जाएगी, बाद में रेट बढ़ जाएंगे। आप उसमें आके सोचते हो मेरे को, अगर मैं 1 करोड़ रुपए लगा रहा हूँ और मुझे इतनी अच्छी इनकम मिल रही है, 1% मेरे को महीने का मिल रहा है, तो इससे अच्छी तो कोई रिटर्न नहीं मिल सकती, मेरी रिटायरमेंट सेफ। पर आपको ये नहीं पता कि वो आपका ही पैसा आपको मिल रहा है, और जब आप उसे 3 साल के बाद, पोजीशन के बाद, जब उसे लीज पे चढ़ाने जाओगे, तो डेवलपर कहेगा कि लीज कह रहा है, जो लीजिंग राइट है वो मेरे पास है, और मैं ये आपके अच्छे के लिए कर रहा हूँ कि लीज तो मैं करा के दूंगा आपको। लेकिन आज की डेट में इतनी खराब हालत होने लगी है, ब्रांड्स जो अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं उनके इतनी कंडीशन स्ट्रांग हो गई है कि वो जब बात आती है उसको चढ़ाने की, कमर्शियल मॉल जब रेडी हुआ तो उस पर जब ब्रांड आना शुरू होते हैं तो उनकी कंडीशंस रेवेन्यू शेयरिंग से शुरू होती है।
अब आपने पैसा लगा लिया, डेवलपर ने आपको रिटर्न कमिट कर दिया और ब्रांड आके उस पर रेंट नहीं देगा, कहेगा मेरे पास माल बिकेगा तो मैं आपको उतना रिटर्न दे दूंगा। माल बिक नहीं रहा है, माल उसका शुरू में बिकेगा नहीं और बाद में भी बिकेगा इसकी गारंटी नहीं है। और जब आपने पैसा लगाया आपको ये नहीं पता कौन सा ब्रांड आएगा, डेवलपर ने आपसे साइन करा लिया कि लीजिंग राइट हमारे पास है, आप कुछ नहीं कर सकते। जब आप बोलोगे मुझे कुछ पैसा नहीं मिल रहा और ऊपर से मेंटेनेंस मेरे को देनी पड़ रही है, तो आपका साइन किया हुआ एग्रीमेंट दिखा दिया जाएगा, जिसे आप एज अ बायर बेवकूफ बन के बगैर पढ़े साइन करते आ रहे हो। वो आपको दिखा दिया जाएगा, आप कुछ कर नहीं सकते, आपका पैसा भी खत्म हो गया और मेंटेनेंस भी कई बार अपने पास से देनी पड़ रही है। तो यहां एक बायर पॉन्जी स्कीम्स में पहले से फंसता आ रहा है और आज भी फंस रहा है, और मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसी तरह आने वाले टाइम में भी फंसता रहेगा जब तक हर बायर सजग नहीं होगा तब तक। बेसिकली आम लोगों के लिए, खासकर बायर्स के लिए जो पहली बार घर खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीदते हैं, कुछ लोग प्लॉट भी खरीदते हैं, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी। तो आप इसको थोड़ा सरल भाषा में समझाएंगे पॉन्जी स्कीम क्या है? देखिए, जो काम बैंक का है, आप बैंक में जाते हैं, बैंक में पैसा देते हैं, बैंक आपको उसके बदले में इंटरेस्ट देता है और गवर्नमेंट बैंक को अलाउ करती है कि आप डिपॉजिट्स ले सकते हो, उसके साथ में जो CRR रेट होता है उस हिसाब से इंटरेस्ट दे सकते हो या इंटरेस्ट ले सकते हो। लेकिन एज अ डेवलपर आपके पास ये राइट नहीं है कि आप पब्लिक से डिपॉजिट्स ले सको। तो जहां पर एक एश्योरेंस दी जा रही है और डिपॉजिट्स लिए जा रहे हैं और उसके बदले में आपको रिटर्न इंटरेस्ट दिया जा रहा है, दैट इज पॉन्जी स्कीम्स। तो जो इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है वो गलत है। बहुत सारे, आप गूगल पे जाइए, पॉन्जी स्कीम्स डालिए, ये स्कीम्स आपको एन नंबर ऑफ ऐसे केस स्टडीज मिल जाएंगी कि जहां पे इसे फ्रॉड बताया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्कीम चल रही है। अब बात की आपने प्लॉट और फ्लैट की। प्लॉट और फ्लैट में ये देखा जाता है कि इस तरह की स्कीम्स बहुत ज़्यादा नहीं चलती, ये कमर्शियल में चलती हैं। लेकिन आपको सुपर एरिया, कारपेट एरिया कम से कम समझना ज़रूरी है, रेरा कम से कम समझना ज़रूरी है। ये बेसिक नेसेसिटीज़ है। एडिशनल चार्जेस आपको क्लियर होने चाहिए कि मुझे क्या लग रहे हैं, क्या नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ये बर्डन बहुत डालते हैं कह रहे सभी के ऊपर। और ऐसी कोई चीज़ नहीं जो रेरा एग्जेम्प्ट करता हो। रेरा कहता है कि मेरे को बायर को सेव करना है, तो उसके लिए कोई भी सेल परचेज हो रही है तो वो रेरा रजिस्टर्ड है, तो एज अ बायर आपके पास एक शील्ड है कि अथॉरिटी ने इसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए हैं। वो बात और है कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी निकल कर आ गए हैं जिनसे कई बार बायर को सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है। गुड़गांव के ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां अफोर्डेबल हाउसिंग में फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स एज ए बैंक गारंटी यूज किए गए, डेवलपर ने अथॉरिटी को सबमिट किए और अथॉरिटी ने उसको वेरीफाई नहीं किया। रेरा में जब सबमिट किए तो रेरा ने उसको वेरीफाई नहीं किया और उस प्रोजेक्ट को रेरा सर्टिफिकेट मिल गया। अब जिसने अफोर्डेबल हाउसिंग खरीदी उसने गवर्नमेंट की स्कीम समझी कि स्कीम गवर्नमेंट की है, बना प्राइवेट डेवलपर रहा है और अलॉटमेंट को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के द्वारा उसे कंट्रोल किया जा रहा है। तो वहां पर गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करते हुए कि गवर्नमेंट अलॉटमेंट को मैनेज कर रही है और रेट गवर्नमेंट डिफाइंड है, बायर उस प्रॉपर्टी को ले लेता है। अब बाद में पता लगता है अथॉरिटीज ने अपना काम अच्छे से नहीं किया, तो यहां वो बायर क्या करेगा? बायर फंस जाता है और वही करता है कि अपना मेहनत की कमाई जब फंसने के बाद आशियाना की तलाश में अथॉरिटीज को या डेवलपर को या सिस्टम को सिर्फ चोर बताने का काम और व्हाट्सएप शेयर बनने का काम बच जाता है और कुछ नहीं कर सकता वो। तो यहां पर सिस्टम को पूरा चेंज होने की जरूरत है। रेरा होना और रेरा का अच्छे से अपना काम करना भी इंपॉर्टेंट है और उनके ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो बायर्स का ट्रस्ट कैसे बनेगा? अब उस बायर की क्या गलती है जिससे रेरा सर्टिफिकेट देख के लिया? वो तो यही सोच रहा है ना कि रेरा अप्रूव्ड है, मैं, और इसमें गवर्नमेंट का भी है, तो गवर्नमेंट की स्कीम है, अफोर्डेबल हाउसिंग है, पीएम आवास योजना के तहत इसको प्रमोट किया जा रहा है कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग, आपको घर मिल पाए, लेकिन वो अफोर्डेबल भी आपको। और ये ज़्यादातर शहरों में पीएम आवास योजना वाला तो ज़्यादातर शहरों में है कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें लागू हैं। देखो, स्कीम बहुत अच्छी है, स्कीम में कोई दिक्कत नहीं है और इवन गवर्नमेंट क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम भी चलाती है टाइम टू टाइम।
देखो मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को ये स्कीम चलानी चाहिए, बीच बीच में गवर्नमेंट बंद कर देती है। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम चलानी चाहिए और खासकर इससे फर्स्ट टाइम होम बायर को बहुत बेनिफिट होता है। लेकिन स्कीम चलाना और उसका क्रियान्वयन एक साथ अच्छे से करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तरीके से तो जो एक्चुअल बेनिफिशियरी है उस तक तो वो लाभ पहुंच ही नहीं पा रहा। तो वहां पर जो भाड़े के दलाल हैं वो उसका बेनिफिट उठा रहे हैं और एक्चुअल बायर आज भी घर लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम में आपको कंस्ट्रक्शन लोन भी दिया जाता है। अब मान लीजिए आप किसी छोटे शहर में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता, या विलेज में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता, वहाँ पर एक एजेंट आपको मिलता है, बोलता है मैं आपको मकान बनाने के लिए पैसा दिलवा दूंगा, मेरा कमीशन 10% 15%। आप सोच रहे हैं पैसा मिल रहा है सरकार से, आपने 10-15% दे दिया, तो वो फायदा किसका हुआ? जो मिडिल एजेंट है। तो गवर्नमेंट को एक्चुअल आदमी तक उसका लाभ पहुंच पाए और ये जो बीच में घूसखोर पैदा हो रहे हैं इनको हटाया जाए, पूरी तरह सख्ताई की जाए और एक्चुअल जब तक बेनिफिशियरी को नहीं पहुंच पाएगा तब तक पीएम आवास योजना जो असली में बहुत अच्छी स्कीम है उसका फायदा हर वर्ग को बराबर नहीं मिल पाएगा। अच्छा, बीच में आपने एक बात की पीपीपी मॉडल की, ये क्या है? ये आम आदमी को समझना कितना ज़रूरी है? देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ये, इसमें बहुत बड़ी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लैंड ली, अथॉरिटी ने लैंड दी, फॉर एग्जांपल अथॉरिटी को कहीं कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है, अब वहाँ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी आनी है, तो अथॉरिटी पीपीपी के लिए इनवाइट करती है प्राइवेट प्लेयर्स को। प्राइवेट प्लेयर आए, उन्होंने कहा ठीक है ये बस स्टैंड हम बना के दे देंगे, तो इसके एवज में चूंकि हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और कुछ हमारा प्रॉफिट भी होना चाहिए, तो उस एवज में हमें क्या मिलेगा? गवर्नमेंट ने कहा हम आपको एक एडिशनल कमर्शियल स्पेस दे देते हैं, आप इसमें लीजिंग कर लो या कुछ भी, आप इसका रेंट आप ले सकते हो चढ़ा के किसी को। तो आपको अपने काम के एवज में जो एरिया एडिशनल मिला वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कि सरकार का काम भी हो गया और आपका काम भी हो गया और पैसे की ट्रांजैक्शन सरकार को नहीं करनी पड़ी, क्योंकि अगर सरकार किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करती तो उसे अलग पेमेंट करनी पड़ती। तो यहाँ प्राइवेट डेवलपर की एंट्री हुई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत और सब विन विन सिचुएशन पे हुए। स्कीम गलत नहीं है, लेकिन जब तक इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं होगा और सोच नहीं बदलेगी तब तक रियल एस्टेट सेक्टर कैसे बदल सकता है? अब इसी में जैसे बीच में मतलब हमेशा से कहा जाता है कि सिंगल विंडो का ऑप्शन हमेशा होना चाहिए, कि मतलब अगर मैं सरकार से या सरकार की स्कीम से कोई घर खरीदना चाहता हूँ तो मुझे डायरेक्ट वहाँ जाएँ, मैं वहाँ जाऊँ और मुझे वो मैं उसके लिए प्रोसेस कर सकूँ। लेकिन इसी में कई बार ऐसा होता है ना कि एजेंट भी है, ब्रोकर भी, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो वहाँ एक बायर फंस के रह जाता है कि अब वो कहाँ जाए, क्या करे, कैसे ले, क्योंकि ज़्यादातर लोग फंसने के मामले यहीं से निकल के आते हैं। देखिए पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी दुनिया चोर है। सिंगल विंडो सिस्टम बेसिकली अगर एज ए डेवलपर आप लैंड खरीद रहे हो तो आपकी सारी अप्रूवल्स एक स्पेशल टाइमलाइन के अंदर, जो टाइमलाइन दिया है उसके तहत आ जाए तो उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो जाता है। मान लीजिए आपने 10 करोड़ रुपए एकड़ लैंड ली और आपको अप्रूवल में 2 साल लग गए, तो 2 साल का इंटरेस्ट आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर एज अ इनपुट कॉस्ट वो ऐड हो गया। तो यहाँ स्पेशल केस में सिंगल विंडो क्लियरेंस जो यहाँ पे अलाउ किया जाता है, गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सिंगल विंडो क्लियरेंस देती है। मान लो वही अप्रूवल 2 से 3 महीने में आ गया, तो आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन फास्ट हो गया। जो 1 साल 9 महीने का इंटरेस्ट था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर, वो आपको कहीं हद तक बच गया। तो ये सिंगल विंडो क्लियरेंस में ज़रूरी है। एज अ बायर इसका सेंस दूसरा है। जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग में गवर्नमेंट ये ऑप्शन देती है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट की वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक विन विन सिचुएशन बायर के लिए होती है, लेकिन अगेन इस पूरे सिस्टम को ठीक होना पड़ेगा, नहीं तो आम आदमी को घर मिलना एक बहुत बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है मेरी। अच्छा, साफ शब्दों में कहें तो रेरा का बेसिकली काम क्या होता है? जैसे मैंने बताया अंकित जी, रेरा होम बायर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना रेरा का मेन काम है।
कैसे उसको उसका घर मिले और रियल एस्टेट रिलेटेड डिस्प्यूट्स कैसे क्विक रिजॉल्व हो, ये रेरा का मेन रोल है। ये जो बजट आने वाला है अभी, तो बजट 2026 में जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, ये सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बन के उभरा? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अफोर्डेबल हाउसिंग सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है क्योंकि लग्जरी हाउसिंग बिक रही है, लैंड कॉस्ट ऊपर चलेगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऊपर चलेगी, लेकिन प्रोजेक्ट बनेगा कैसे, एग्जीक्यूशन कैसे होगा? यहाँ गवर्नमेंट का साइज कैप और प्राइस कैप जब तक रिवाइज नहीं होगा तब तक डेवलपर्स खुल के सामने नहीं आएंगे और अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं बनेगा। 5100-5200 रुपए पर स्क्वायर फीट में गुड़गांव जैसे एरिया में, जो टीयर 1 सिटीज हाई पोटेंशियल जोन के अंदर आता है, वहां पर अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना डेवलपर के लिए टफ है। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ इंडस्ट्री के दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर, सिर्फ बायर नहीं, डेवलपर के लिए बहुत टफ है ये। तो बायर के पास ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं। अब आप सेल्स के नंबर देखोगे तो आपको दिखेगा लग्जरी हाउसिंग में बूम, इतने नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ फ्लैट्स सेलिंग कम हो रही है। टोटल टिकट साइज जो वैल्यूएशन के हिसाब से जरूर बढ़ गया, लेकिन नंबर ऑफ फ्लैट्स बिकने कम शुरू हो रहे हैं क्योंकि मार्केट में जो इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर्स थे वो कहीं हद तक अटकने शुरू हो गए। जो बेनतिहा रेट बढ़ा के डेवलपर अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट्स भी अब उनकी सेल्स स्लो हो गई है। और इसका डेंट ये आता है कि जो मार्केट में सही रेट पे भी डेवलपर अपना प्रोजेक्ट निकाल रहा है, उस पर भी ये डेंट आता है। तो ये हमेशा मानना चाहिए कि फोमो नहीं है, धरती खत्म नहीं हो रही है। फ्लैट अगर है या प्लॉट अगर है, अगर वो बिक गए, एक दिन में 1000-2000 फ्लैट बिकना, मतलब आप समझो कि ये फोमो के चक्कर में ही बिकते हैं। असली बिकना ही कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और टिल पोजीशन तक वो फ्लैट बिक रहे हैं, तो उसे एक्चुअल सेलिंग कहा जाता है। लेकिन सेम डे सोल्ड आउट का बोर्ड, ये कहीं हद तक मार्केट गिमिक होता है। कई बार देखा जाता है डेवलपर प्री लॉन्च मार्केट में इंफॉर्मेशन दे देते हैं, हम ये प्रोजेक्ट ला रहे हैं। अब एजेंट्स के पास इंफॉर्मेशन आ गई, अब वो एजेंट्स मार्केट में अपने इन्वेस्टर्स को लेकर या अपनी एडवर्टीजमेंट को करके, और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे तो इतना गंद फैल गया है, कोई जवाब नहीं। हर कोई करेक्ट सोशल मीडिया पर, अब ये सब मिलकर सोशल मीडिया पे उसे प्रमोट करना शुरू कर दिया। वहां से बायर आए, उनसे बात हुई और उनसे कहीं ना कहीं उससे बुकिंग ले ली। अब बुकिंग लेके रख ली। अब डेवलपर का कहना है, मान लीजिए कि मैं चेक नहीं लूंगा, लेकिन वो मार्केट को गेज कर रहा है, आप मुझे स्कैन कॉपी भेज दो, आप चेक अपने पास रखो। अब डेवलपर ने गेज कर लिया, मेरे 500 फ्लैट है, मेरे पास 1000 चेक आ गए, तो मैं अच्छी पोजीशन पर हूँ। उसने रेंज दी मार्केट में, 15,000 खोलूंगा, 15 से 16,000। जब देखा उसके बाद डबल चेक आ गए, तो वो 16,000 खोलेगा या 16,500 खोलेगा कि 500 लोग नहीं भी लेंगे तो चल जाएगा, मेरे पास तो है ऑलरेडी, मेरे पास ऑलरेडी बायर है। तो प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए इसको यूज किया जाता है, मार्केट को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। और सेम डे का सोल्ड आउट बोर्ड आपके स्टॉक प्राइजेस जो हैं, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, उनके प्राइजेस को भी बहुत इंपैक्ट करता है। तो ये भी एक रीजन है कि फर्स्ट डे सोल्ड आउट के लिए इस तेजी में होड़ लगी हुई थी। और इस होड़ के चक्कर में बहुत सारे डेवलपर्स ने काम किया और बहुत सारे एजेंट्स बगैर कुछ समझे, बगैर ज्ञान हुए, ज्ञान देने की होड़ में लग गए और बायर को फंसाने में लग गए। और मार्केट में इन्वेस्टर्स, स्पेकुलेटर्स कुछ समय तक तो रिटर्न पाया, क्योंकि मार्केट शुरू होती है एंड यूजर से, अफोर्डेबल हाउसिंग से। जो रेडी टू मूव इन्वेंट्री है, पहले वो कंज्यूम होती है। 2022-23 तक पहले वो कंज्यूम हुई, उसके बाद अंडर कंस्ट्रक्शन की बारी आई। तो अंडर कंस्ट्रक्शन में चूंकि बायर को ये लगता है कई बार कि इंस्टॉलमेंट से पे करना है, मैं 10, 20, 30% पे कर देता हूँ, मैं निकल जाऊंगा, लेकिन वो निकल नहीं पाता है। क्यों? सालों लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एजेंट ने कहा अरे आप करो, मैं 20% पे निकाल दूंगा, आप 50 लाख लगाओ, 50 लाख और मिलेगा। प्रैक्टिकल नहीं है, पैसा इतनी आसानी से पेड़ पे नहीं लड़क रहा, आपने हिलाया और गिर गए, लेकिन आप कर रहे हो। और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी मैं देखता हूं इन बातों पर आकर उन फ्रॉड स्कीम्स में फंसना शुरू हो जाते हैं,
बगैर किसी टाइटल को चेक किए। रेरा तो बहुत दूर की बात गई, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिलते हैं, कहते हैं प्री लॉन्च में पैसा मिलता है, बढ़ता है। अरे वही चीज अगर 3 महीने बाद लॉन्च हो जाएगी तो ऐसा क्या हो जाएगा जो डेवलपर के आपको प्री लॉन्च में ही लेना है? अरे वो तो मार्केट को टेस्ट कर रहा है जी। लेकिन आप फंसने के लिए तैयार बैठे हो, तो बेवकूफ आप हो, डेवलपर नहीं है, वो तो स्मार्ट सेलिंग कर रहा है। तो आपको बेवकूफ़ी वाला जो पर्दा है आपके अंदर, आपको उसे हटाना बहुत ज़रूरी है। आपने बीच में आप बात की फोमो, कि जो लोग फोमो हो जाता है और फिर खरीदना शुरू करते हैं, वो क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको ये लगा कि ये प्रोजेक्ट आया और इसके अंदर 1000 फ्लैट है, मैंने आज नहीं लिया तो ये फिर कभी नहीं मिलेगा, कीमत बढ़ जाएगी इसकी, कीमत बढ़ जाएगी, ये मुझे मिलेगा ही नहीं, शायद ये कभी सोल्ड आउट ही हो जाएगा 100%। कीमत बढ़ना तो चलो सेकेंडरी बात हो गई, और मैं आज पहले रेट पे एंट्री कर लूंगा तो मुझे यहाँ 100% प्रॉफिट मिलेगा। और ये आपको समझा रहा है आपका एजेंट, डेवलपर्स के एम्प्लॉय, चूंकि मार्केट में गंदगी अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुई है, और इसी के चक्कर में फिर बायर फंस जाते हैं उसमें। इसमें रेरा रेगुलेटरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ रेगुलेटरी। जब तक सेल्फ रेगुलेटरी नहीं होगी तब तक ये मार्केट पूरी तरह सही नहीं हो सकती। अच्छा, बीच में एक सवाल निकल के आया कि सोशल मीडिया पर कई ऐसे लोग हैं जो एजेंट से अपना वीडियो बना बना के शेयर करते हैं कि दिल्ली से 10 किलोमीटर की दूरी पर, मेट्रो से 2 मिनट की दूरी पर एक बहुत बढ़िया फ्लैट है, 27 लाख मिल रहा है, 30 लाख मिल रहा है। उन पर कितना भरोसा किया जा सकता है? सबसे आपके लिए सिंपल तरीका है रेरा रजिस्ट्रेशन का होना। जिसके पास रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है उसके लिए कोई कितना भी आपको एक्सक्यूज दे, आपको उसकी बात को नहीं मानना है। ज़्यादातर बायर फंसते ही तब है जब उसके ऊपर वो रेरा को चेक नहीं करते और फिर वो बाद में फंसते हैं, और फिर बाद में सिस्टम गलत है, एजेंट गलत है, डेवलपर गलत है, ये सब बातों का करने का कोई यूज नहीं है। आप खुद क्यों नहीं चेक कर रहे हो आप डॉक्यूमेंट्स? जब डॉक्यूमेंट चेक करने की बात आई तो सीधा साइन कर रहे हो आप। कर दिया आपने, पढ़ा भी नहीं पूरा डॉक्यूमेंट। एप्लीकेशन फॉर्म और बिल्डर बायर एग्रीमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसपे आप अपनी मर्जी से साइन कर रहे हो, कोई गन पॉइंट पे थोड़ी आपसे साइन करा रहा है। कोर्ट में चैलेंज उस पे होगा, वर्ड जो लिखे गए हैं, करेक्ट, जो कंडीशंस डली हुई है। डेवलपर ने उसे लॉयर से बनवाया है। अरे आप लॉयर नहीं हो तो कम से कम पढ़ तो लो, उसको चैलेंज ही नहीं कर सकते आप। जब आपने म्यूचुअल एग्रीमेंट है आपका, बिल्डर और बायर के बीच का जो एग्रीमेंट है, दैट इज बीबीए, और आपने अपनी मर्जी से साइन किया है, तो कम से कम नहीं पढ़ा तो पढ़ने के बाद जब आप फंस गए तब तो उस पर स्टिक रहो। अच्छा, ये अगर मान लीजिए मैं बायर हूँ, मुझे एक फ्लैट, डुप्लेक्स या कुछ भी खरीदना है, घर खरीदना है, तो रेरा के अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे देखने चाहिए, खासकर बिल्डर्स के या प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या क्या देखना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है लैंड डेवलपर का होना। वैसे ये सब चीज़ें रेरा सर्टिफिकेट के अंदर कवर हो जाती हैं, लेकिन आपको चेक करना है डेवलपर के पास लैंड है या नहीं, कहीं वो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट तो नहीं है, किसी टाइप का कोई कोलैबोरेशन तो नहीं है, उसमें लैंड ओनर्स के साथ क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या वो कंडीशंस ऐसी हैं कि आपको यहाँ प्रॉपर्टी लेने के बाद दिक्कत ना हो, पहली चीज़। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डेवलपर की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्या उसके मैप्स उस एरिया की अर्बन लोकल बॉडी से सैंक्शन है या नहीं है। अगर वो सैंक्शन है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, उसके पुराने प्रोजेक्ट्स पे जाकर जब आप वहाँ के रेजिडेंट से मिलेंगे और ये चेक करेंगे कि यहाँ पर फीडबैक पोजीशन के बाद भी अच्छा आ रहा है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है, मेंटेनेंस अच्छी है, ड्यूरेबल है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस तब आना चाहिए। घर बैठे बैठे बगैर कहीं गए एप्लीकेशन फॉर्म भर के और कच्चे लालच में बुक करना आपके फंसने की शुरुआत का पहला कदम होता है। तो यहाँ आपको सारे अप्रूवल्स, बैंक लोन सिर्फ एक बैंक से नहीं, कई बार ऐसा होता है कंस्ट्रक्शन लोन किसी एक बैंक ने दिया है, सिर्फ वही फाइनेंस कर रहा होता है क्योंकि उसने सारी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की हुई है। तो अलग अलग बैंक्स जो बड़े नाम है उनका होना पैनल के ऊपर, ये कहीं हद तक आपको एक सिक्योरिटी देता है क्योंकि वो भी चेक कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप चेक नहीं करोगे, आपको चेक करना है
और अपने पैसे को सेव करने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, दूसरे की नहीं। अच्छा, आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि जैसे कई लोग घर में बैठे बैठे पूरा प्रॉपर्टी का देख रहे होते हैं, फ्लैट के लिए, रेंट के लिए, ख़रीदने के लिए कोई भी, और कई वेबसाइट भी हैं ऐसे ही, उनका टैगलाइन भी यही होता है कि घर बैठे बैठे आप अपना पूरा देखिए कहाँ ख़रीदना है, कहाँ नहीं ख़रीदना है। तो वो कितनी ट्रस्टवर्दी होती हैं ऐसे में? देखिए, मैं ऐसी साइट्स के ऊपर बहुत मैंने सर्फिंग की, मैं रेगुलर एनालाइज करता रहता हूँ। इसमें क्या होता है, कई बार एजेंट्स ना ऐसा प्राइस डाल देते हैं कि आपको फर्स्ट टाइम देखोगे आपको लगेगा अरे ये तो बहुत अच्छी रेट पे चीज़ मिल रही है, लेकिन जब आप फ़ोन करोगे तो उसके लिए लीड जनरेशन हो गया, आपने उसे कॉल कर लिया, लीड जनरेशन हो गई, और लीड जनरेशन होने के बाद वो आपसे कहेगा कि वो प्रॉपर्टी तो बिक गई है, अब मैं आपको ये दे देता हूँ। वो दूसरी प्रॉपर्टी देगा, अलग अलग ऑप्शंस देना शुरू कर देगा। तो आपको अट्रैक्ट किया प्राइस ने, और उस एजेंट तक आप पहुंच गए, फिर आपने उसकी बात मान के कोई दूसरी प्रॉपर्टी एक अलग एक्स रेट पर ले ली। तो सोशल मीडिया पे जो दिख रहा है वो सही नहीं है, ये आप 100% मान लीजिए। सही वो है जो आपने खुद वेरीफाई किया है, या कम से कम मैं कहूँगा किसी समझदार आदमी से जो प्रॉपर्टी के अच्छे जानकार हैं, कम से कम उनसे सलाह लेकर आप फिर काम कीजिए। अपने भाई, अपने दोस्त, अपने चाचा, अपने ताऊ, इनसे सलाह लेकर, जिसके पास प्रॉपर्टी का असली ज्ञान नहीं है, उनसे सलाह लेकर प्रॉपर्टी मत खरीदिए। मैंने ये अक्सर देखा है अंकित कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी, 1 साल के बाद अच्छा एप्रिसिएशन आ गया, तो आपको ये फील आने लगेगा, फील गुड फैक्टर आने लगेगा, मैंने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की और मैं मास्टर हूँ, मैं प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, उससे मुझे क्विक रिटर्न आ जाता है। लेकिन आप ये मान लीजिए ये तुक्का है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एक साइंस है, ये आपको समझना पड़ेगा। इससे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जब तक वो सारे फैक्टर्स मीट आउट नहीं होते तब तक आपकी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन गलत होता है। अगर सब कुछ आप चेक कर रहे हो, एक तो मैंने अप्रूवल रिलेटेड चीजें बताई, मतलब मार्केट की मूवमेंट को भी आपको समझना पड़ेगा। अगर इन सब को भी आप समझते हो, उस एरिया की मूवमेंट को समझते हो, गवर्नमेंट की प्लानिंग को समझते हो, गवर्नमेंट के मास्टर प्लान को समझते हो, क्योंकि प्राइस एप्रिसिएशन गवर्नमेंट की मूवमेंट के हिसाब से आएगा। डेवलपर की मूवमेंट प्राइस एप्रिसिएशन नहीं देती है। डेवलपर ने मान लीजिए एक छोटा प्रोजेक्ट बना दिया, 5 एकड़ का, 10 एकड़ का, लेकिन गवर्नमेंट शहर बना रही है, जब तक वो मूवमेंट नजर नहीं आएगी तब तक प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन नहीं आएगा। इस बीच जो हो रहा है वो सब तुक्का है, और तुक्के रोज नहीं लगते। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, एक ही टाइम पे आप 5 अलग अलग प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, 5 प्रॉपर्टी अलग अलग रिटर्न देगी। क्यों? क्योंकि हर प्रॉपर्टी के एट्रीब्यूट्स अलग अलग हैं। समय रिटर्न नहीं दे रहा, प्रॉपर्टी के एट्रीब्यूट्स, गवर्नमेंट की मूवमेंट, फ्यूचर प्लानिंग, उस एरिया का मास्टर प्लान, ये सब फैक्टर्स मिलके प्रॉपर्टी के ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देता है। अच्छा, एक इसी में एक बात निकल के आई कि जैसे हम क्या करते हैं कि हम इंडियंस ज़्यादातर ये होता है कि हम अपने किसी परिवार के सदस्य को ही देखते हैं कि उनको प्रॉपर्टी का अच्छा नॉलेज है तो हम उनको ले लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मैं अपने किसी भी फैमिली सदस्य की सहायता ना लेना चाहूँ और मुझे कोई एक्सपर्ट चाहिए जो मुझे गाइड कर सके कि आपको प्रॉपर्टी लेना कहाँ सही होगा, तो मुझे किसके पास जाना चाहिए? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप मेरे पास ही आ जाओ, क्योंकि बहुत मास है, मैं भी कहाँ कहाँ किस किस की हेल्प कर पाऊँगा। लेकिन जो मैंने कंडीशंस बताई प्रॉपर्टी खरीदते टाइम, बेसिक कंडीशंस, कम से कम रेरा रजिस्ट्रेशन, उस प्रॉपर्टी पे लोकेशन और आसपास के पेरिफेरल एरिया में आपको जो सुविधाएं चाहिए वो आज मिल रही है या नहीं, ये आप चेक करके अपने रहने का आशियाना आप खरीद सकते हो। इन्वेस्टमेंट अगेन एक साइंस है, जब तक सब डॉट्स नहीं मिलेंगे तब तक उस प्रॉपर्टी पे रिटर्न अच्छा नहीं आएगा। तो उसके लिए तो आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा। अब आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या आर्ट्स के हैं, साइंस इसके लिए चाहिए। मतलब ये प्रॉपर्टी साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरी फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, आप दूसरे साइंस से मत चले जाना। तो मेरे कहने का मतलब, इस साइंस को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो रियल एस्टेट जैसा रिटर्न कहीं नहीं मिलता। लेकिन अगर अच्छे से नहीं समझा तो इससे ज़्यादा बर्बाद कोई नहीं करता। मतलब बेसिकली अगर इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है तो आपको साइंस समझना बहुत ज़रूरी है। इसी में एक सवाल और है कि जब
घर खरीदने जाते हैं तो हम बिल्डर्स के पास गए, हमने उनसे पूछा कि भाई फ्लैट कितने का है, तो उन्होंने कहा कि ये 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, 90 लाख रुपए का है। एक्चुअल वो 90 लाख नहीं होता है, तो उसमें कई सारे चार्जेस भी जुड़े होते हैं। तो अगर मैं वो घर खरीदने जा रहा हूँ तो मुझे क्या क्या देखना चाहिए, कौन कौन से चार्जेस लग रहे हैं, मेरा डाउन पेमेंट कितना होगा, कितना होना चाहिए, इस बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या होना चाहिए। पहली चीज़, आपका पेमेंट प्लान कंस्ट्रक्शन रिलेटेड होना चाहिए जी। उसकी प्रोग्रेस जितनी काम डेवलपर कर रहा है उसी हिसाब से आपकी पेमेंट जानी चाहिए। ये तो पेमेंट प्लान हो गया। ऑल इंक्लूसिव प्राइस क्या है, ये आपका दूसरा मापदंड होना चाहिए। जी। तीसरा, आपके पास फंड्स की एलओटी कितनी है, आपका कैश फ्लो कितना है, ये आपको एनालाइज करना ज़रूरी है। फिर डेवलपर की क्रेडिबिलिटी क्या है, कितने बैंक्स उसके साथ एसोसिएटेड हैं जिन्होंने उस प्रोजेक्ट पे होम लोन के लिए अप्रूवल दी है, वो लोकेशन कैसी है, आसपास पेरिफेरल एरिया में क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही है, गवर्नमेंट का प्लान कैसा है, फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट वहाँ पॉसिबिलिटी है, क्या नई कनेक्टिविटी उस एरिया को रिवाइव कर सकती है। इन सब को सुनी सुनाई बातों पे ना जाते हुए डॉक्यूमेंट्स के साथ में वेरीफाई करना चाहिए, तब आप एक सही अपना आशियाना खरीद सकते हैं। बिल्डर्स इसमें कौन कौन से चार्जेस लगाते हैं? कई बार ऐसा होता है कि हिडन चार्जेस भी कई सारे इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि आपको प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस आपको 1 साल का अलग देना है, महीने का अलग देना है, ऐसे इस टाइप के कितने सारे चार्जेस होते हैं? देखिए अंकित, मैंने ऑल इंक्लूसिव की बात करी इसीलिए क्योंकि कितना भी आप हिडन कर लो, जब ऑल इंक्लूसिव पे बैठोगे आप और उस पे साथ में फाइनल लिखोगे ऑल इंक्लूसिव, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो वो चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। हिडन बचता नहीं है, लेकिन जनरली लोग ये करते नहीं है, इसीलिए मैंने ऑल इंक्लूसिव वर्ड यूज़ किया। पोजीशन के टाइम पर जनरली डेवलपर पोजीशन चार्जेस के नाम पे लिख देता प्लस पोजीशन चार्जेस। प्लस पोजीशन चार्जेस नहीं है कोई वर्ड, एक्चुअल वर्ड है कितना रुपए पर स्क्वायर फीट या एक्चुअल अमाउंट कितना है, ये नहीं लिखा जाता है। ये अभी भी कई बार गोल कर दिया जाता है, जब बीबी आता है तो उसमें वो लिख दिया जाता है, अब बाद में साइन करने के सिवाय आपके पास ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि ऑलरेडी 20-30% आप दे चुके हो। सही बात है। अब इसके साथ में जो बायर को एज ए एडिशनल चार्जेस आप मुद्दा बोला आपने, इस पे स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, लॉयर फी, रेरा रजिस्ट्रेशन, ये सब भी चार्जेस आते हैं। तो डेवलपर ने आपको कितना बताया है वो आपको देखना और समझना ज़रूरी है। फिर पोजीशन पे उसने क्या कमिटमेंट की है आपके अपार्टमेंट के अंदर देने की और एमिनिटीज़ के तौर पे बाहर देने की, और बड़े स्विमिंग पूल या बड़े क्लब के नाम पर जो चीज़ें दी जा रही हैं वो एक्चुअल में कितनी आपके यूज़ की हैं। डेवलपर ने तो बहुत सारी दे दी, लेकिन आपके यूज़ की है ही नहीं वो, और उसके चक्कर में आप हाई प्राइजेस पे कर रहे हैं। 2 लाख स्क्वायर फीट का क्लब एग्जांपल दे रहा हूं मैं, उसके लिए आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ऊपर जा रही है, तो ये अकलमंदी नहीं है। साल भर में उसमें एक बार भी नहीं जाते हैं। करेक्ट, मैं कहूंगा ये बेवकूफ़ी है। जी। और आप बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट देख के इनसे अट्रैक्ट होके आपको लगता है 2 लाख स्क्वायर फीट का क्लब है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, जो भी साइज है जी। आप जाके फटाफट ले लेते हैं, बुक कर देते हैं, और एक्चुअल में आप ये नहीं समझ रहे कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, या जब आप पोजीशन के बाद रहेंगे तो आपको अपना ही मकान ये फील कराएगा कि आप किराए पर रह रहे हैं। जी। एक्चुअली मैं भी जिस सोसाइटी में रहता हूँ तो हमने भी ये देख के लिया था कि बड़ा यहाँ पर हॉल है और स्विमिंग पूल है, स्पोर्ट्स ग्राउंड है बच्चों के लिए बहुत सारा, लेकिन हम साल भर में भी शायद एक बार चले गए तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जनरली देखा जाता है अंकित, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोग क्लब को पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर पाते। सुबह आप गए ऑफिस, शाम को आए, फिर परिवार के साथ समय बिताना है, तो आपका अपना तो यूजेज बहुत कम हो जाता है। हाँ, फैमिली के लिए ये थोड़ा सा ज़रूर एक प्लस पॉइंट होता है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, लोगों से मिलना है तो आप वहाँ मिल सकते हो, जिसको घर नहीं बुलाना वहाँ बैठ के बात कर सकते हो आप, मूवी थिएटर है उसके अंदर, तो ये सब फैसिलिटी ऐसा नहीं है कि सारी यूजलेस है, अच्छी एमिनिटीज़ काम की है। मैंने कहा ना, आपको सिर्फ ये देखना है आपके काम की क्या है, आप कितना यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कर सकते हो तो बिल्कुल आपको लेना चाहिए। अगर आपको लगता है मुझे यूज़ नहीं करना तो आप दूसरी प्रॉपर्टी लो ना, आपको ज़रूरी थोड़ी ना, कोई डॉक्टर ने थोड़ी ना कहा कि वही प्रॉपर्टी लो आप। बिल्कुल। सर, बजट वापस लौटते हैं कि बजट में इस बार टैक्स रिलीफ को लेकर क्या उम्मीदें हैं? देखिए, 2 लाख का
इंटरेस्ट डिडक्शन मेरे को लगता है बहुत कम है, बहुत ज़्यादा रेट बढ़े हैं तो ये अमाउंट थोड़ा सा कम है, प्रिंसिपल अमाउंट पे भी थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है यहाँ पर। थोड़ा सा ये रेशनलाइज अगर होता है तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बायर्स यहाँ पे, मतलब किसी तरह से फर्स्ट टाइम होम बायर जिसके पास घर नहीं है उसको कैसे फ़ायदा दिया जाए, गवर्नमेंट को इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। अच्छा, शुरुआत में जब आपने एक बात बोली थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तो बजट में इसको लेकर भी कोई उम्मीद लगाई जा सकती है? देखिए अंकित, आप मुझसे पूछें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पिछले 5-7 सालों में इंडिया में बहुत हुई है। नए रोड्स, नए एक्सप्रेसवे, नेशनल एक्सप्रेसवेज बहुत सारे बने हैं। यहाँ पर जो मैं कमी देख रहा हूँ, 2 शहरों को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक्सप्रेसवे तो बन रहे हैं और उससे उस एरिया की डेवलपमेंट भी हो रही है, लेकिन उनमें एक्सेस की दिक्कत है। एक्सेस 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर है, तो शॉर्ट डिस्टेंस पे एग्जिट रूट उनमें होने जरूरी हैं, तब उस एरिया को भी उसका एक्चुअल बेनिफिट मिल पाएगा। तो ये सबसे बड़ी जरूरत मैं देख पा रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट जैसे पहले से फोकस करती आ रही है, नए बजट में और फोकस करे, क्योंकि इंडिया ग्रोथ स्टोरी की तरफ चल रहा है और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रुक गई तो आगे काम नहीं होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे कैसे ज्यादा से ज्यादा फोकस हो पाए और आम आदमी तक वो फायदा कैसे पहुंच पाए, इसके लिए जो लोगों के बजट में घर नहीं आ रहे हैं उनके लिए इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के आसपास कम से कम ऐसे नए शहर, ऐसे सैटेलाइट टाउनशिप्स बसानी चाहिए जहां आप बड़ी इंडस्ट्रीज को लेके जा सको। आईटी है, मैन्युफैक्चरिंग है, तमाम इंडस्ट्रीज हैं। जब इनको आप लेके जाओगे तो वहां नया शहर बसा सकोगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह अंदर दे सकोगे और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप दोगे वहां आम आदमी को अफोर्डेबल हाउसिंग भी मिल पाएगी, घर और ऑफिस नज़दीक होने का बेनिफिट ये मिलेगा, लो फ्यूल कॉस्ट, मतलब एक सॉर्ट ऑफ वर्क कल्चर और जहां आप काम कर रहे हो दोनों आसपास, वर्क कल्चर और रेजिडेंस दोनों आसपास अगर है तो ये मेरे को लगता है कि आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। टाइम सेव होगा, क्वालिटी टाइम अपने फैमिली के साथ बिता पाओगे और कम कीमत पर इंडस्ट्री को भी जगह मिल पाएगी और आम आदमी को घर भी मिल पाएगा। आम आदमी के घर के लिए गवर्नमेंट को जो जो अच्छे प्रयास कर सकती है गवर्नमेंट को इस बजट में करने चाहिए, जिससे कि आम आदमी जो घर का सिर्फ सपना देख रहा है और घर नहीं ले पा रहा है, पिछले 3 सालों में जिसके बजट से चीज बाहर चली गई है, उसको घर मिल पाए। दिल्ली एनसीआर में सबसे सस्ती प्रॉपर्टी कहाँ मिल रही है? अंकित, सबसे टफ सवाल आपने पूछा और फैक्ट ये है कि पिछले 3-4 सालों में सस्ता कुछ रहा नहीं जी। मैंने एक्चुअली इसलिए पूछा कि पिछले 2-3 सालों में जिस हिसाब से कीमतें बढ़ी हैं, तो अब बाहर से जो लोग आते हैं वो दिल्ली एक ठिकाना देखते हैं कि कनेक्टिविटी यहाँ से बहुत बेहतर है, कहीं भी जाना है दिल्ली स्टॉप है उनके लिए। तो इसीलिए मैंने पूछा कि दिल्ली एनसीआर में इस वक्त अगर किसी को घर लेना हो तो सबसे सस्ती प्रॉपर्टी कहाँ है? देखिए अंकित, यहाँ सस्ते से इम्पॉर्टेंट है आपके वर्क प्लेस के आसपास प्रॉपर्टी लेना। अगर आपके वर्क प्लेस के आसपास आपको लीगल प्रॉपर्टी जो रजिस्टर्ड है अगर वो बजट में आ रही तो आपको लेना चाहिए। रहने के लिए आशियाना बहुत दूर लेना और ऑफिस का बहुत दूर होना, ये अपने आप में आपकी लाइफ को मेस करने के लिए सफिशिएंट है। तो प्रॉपर्टी वहीं लो जहां आपके लिए सूटेबल हो। सस्ता तो आज मेरे हिसाब से आप पूछें तो नोएडा एक्सटेंशन या बहादुरगढ़ के एरिया आपको थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली है, लेकिन क्या वहां आसपास आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जो जिस ब्रैकेट में, जिस सैलरी ब्रैकेट में आप हो, क्या उस सैलरी आपको वहां आसपास मिल पा रही है? तो जरूर आपके लिए वो लोकेशंस बेस्ट है। दिल्ली में अगर सिर्फ दिल्ली की ही बात करूं तो कहां पर होगी इस वक्त? अंकित, दिल्ली के अंदर मैं नरेला ही एरिया देख पा रहा हूँ जहाँ फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं जिन्हें गवर्नमेंट एक्सप्लोर कर रही है। यूनिवर्सिटीज का आना, वहाँ काफ़ी सारा डीडीए के मकान बने हैं वहाँ पर, लेकिन लैक ऑफ इमीडिएट मेट्रो कनेक्टिविटी, वो एरिया अच्छा होते हुए पिछड़ सा रहा है। गवर्नमेंट को वहाँ सब चीज़ पहुँचानी पड़ेगी। तो नरेला एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे लोगों को आज भी एक रीजनेबल रेट के ऊपर घर मिल सकता है, लेकिन दूर बैठ के घर बुक ना करें, वहाँ साइट पे जाकर सब चीज़ें देखें। अगर आपके मनपसंद सारी कंडीशंस मीट आउट हो रही है तभी प्रॉपर्टी लें।
अक्सर मैं देखा है, और उसमें बार बार आपसे मैं बोल रहा हूँ, घर बैठे बुक ना करें, चाहे वो गवर्नमेंट की स्कीम ही क्यों ना हो, चाहे वो डीडी की स्कीम है, लेकिन घर बैठे आपको बुक नहीं करना है। जाकर आसपास एरिया को रिसर्च करके अगर आपको वो सूटेबल लग रहा है तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। गुड़गांव को जैसे लग्जरी का हब कहा जाता है, तो वहाँ अगर लेना हो मुझे, क्योंकि वहाँ तो अब 200 करोड़ 300 करोड़ 500 करोड़ के फ्लैट ही फ्लैट बिक रहे हैं, तो सबसे सस्ता मुझे वहाँ कहाँ मिल सकता है? देखिए अंकित, अगेन गुड़गांव के लिए फिर सस्ता कहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गुड़गांव में कीमतें बहुत बढ़ी हैं, और फैक्ट कहूँगा कि ये लग्जरी बूम है। गुड़गांव मतलब लग्जरी बूम का टैग उसके ऊपर लग गया। लेकिन अभी भी अफोर्डेबल हाउसिंग के ऑप्शंस नए नहीं आ रहे हैं, चूँकि लैंड कॉस्ट ऊपर चलेगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऊपर चलेगी। यहाँ पर पुराने जो बिके हुए हैं, जो 25 से 30 लाख रुपीस में बिके थे फ्लैट्स, वही रीसेल के अंदर 2 BHK के ऑप्शंस आपको अप्रॉक्सीमेटली 60 to 90 लाख रुपीस के बीच में मिलते हैं। तो ये एक ऐसा बजट है जिसमें आप अगर रहने के लिए आशियाना देख रहे हो, गुड़गांव में ही देख रहे हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। कैपिटल गेन और इन्वेस्टर टैक्सेशन में क्या उम्मीदें हैं? देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को थोड़ा सा रेशनलाइज करना, ये एक एक्सपेक्टेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है TDS, जो NRI इन्वेस्टमेंट करता है उसके ऊपर जो TDS लगता है वो एक हैवी अमाउंट होता है, इससे NRI इन्वेस्टमेंट कई बार नहीं आ पाती। और अगर कम टैक्स का उसे अप्लाई करना है तो उसमें कई बार टाइम लग जाता है, तो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस बहुत इजी और स्मूथ नहीं, क्विक नहीं हो पाती हैं। तो इन्वेस्टर भी आए, क्योंकि बाजार में इन्वेस्टर की भी ज़रूरत है। इंडस्ट्री पूरी एंड यूज़र से नहीं चल सकती, ये भी फैक्ट है, तो इन्वेस्टर्स की भी ज़रूरत है। और NRIs जो इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, एक टैक्स जो है वो सबसे ज़्यादा उन पे बर्डन नज़र आता है। और दूसरा मैं कहूँगा, रेंट के ऊपर GST मेरे को बहुत हद तक लॉजिकल नहीं लगता। रेंट के ऊपर GST? रेंट के ऊपर GST, रेंट एक सर्विस नहीं है, वो आपकी प्रॉपर्टी पे मेरे को लगता है कि वो रिटर्न है, आपका बुढ़ापे का सहारा है। आपने पूरी जिंदगी काम किया और एक प्रॉपर्टी लिया आपने, और उस प्रॉपर्टी का आपने ये सोचा कि मैं जब काम नहीं कर पाऊंगा तो रेंट से काम चलाऊंगा। अब रेंट आ रहा है, उसके ऊपर भी GST लग रहा है। मेरे को लगता है कि ये एक बहुत ही दर्द भरी चीज है एक उस आदमी के लिए जिसने पूरी जिंदगी मेहनत करके प्रॉपर्टी बनाई, कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और उस पे भी GST एप्लीकेबल हो जाता है। ये तो वाकई बहुत शॉकिंग है कि मतलब रेंट के ऊपर GST भरना पड़ रहा है आपको। अच्छा, इस बजट को मतलब जो अभी आने वाला है, तो हाउसिंग के लिहाज से इसको मेक और ब्रेक क्यों कहा जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोगों को घर मिल पाए, इसके लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम का प्रॉपर होना, एफोर्डेबल हाउसिंग का आना, क्योंकि डेवलपर अब स्कीम्स ऐसी लेकर आ रहे हैं, जो भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं सब लग्जरी जा रहे हैं, तो आम आदमी को कैसे घर मिल पाए, मुझे लगता है कि ये बजट ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आएगा, ऐसी स्कीम्स, वैसे फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए ऐसे ऑप्शंस, और कहीं हद तक प्राइस कंट्रोल। या जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, बहुत सारे ऐसे स्टक PSUs पड़े हैं, प्राइम लोकेशन के ऊपर लैंड पड़ी है गवर्नमेंट के पास, उसको अनलॉक करना, अगर इस टाइप की चीज़ें होती हैं तो शहर के अंदर जब लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग मिलेगी तो वो सबसे बड़ा मेकओवर होगा जो अब तक नदारद दिख रहा है। तो इस बजट में ये एक्सपेक्टेशन है कि आपको अफोर्डेबल के लिए शहर के बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, शहर के अंदर रहने की ज़रूरत पड़े, और डेवलपर्स भी, चूँकि अफोर्डेबल हाउसिंग के जो प्राइस कैप है उसको बढ़ाया जाए, तो इससे डेवलपर भी मार्केट में आए और अफोर्डेबल हाउसिंग शहर के अंदर बने। और लैंड प्राइसेस अगर कंट्रोल्ड रहेंगे तो अफोर्डेबल हाउसिंग बन सकती है, नहीं तो अफोर्डेबल हाउसिंग का बनना मुश्किल है। गुड़गांव के मैं एग्जांपल दूं, मगर 8 से 10 करोड़ रुपए की एकड़ लैंड होती है तो अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपर बना सकता है आज के टाइम पे जो प्रिवेलिंग प्राइस है सेलिंग प्राइस को देखते हुए। लेकिन जैसे ही वो प्राइस 20, 30, 40, 50 CR हो जाता है तो डेवलपर चाह के भी अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं बना सकता, उसके लिए भी मजबूरी आती है लग्जरी बनाऊंगा तभी मेरा कुछ उसमें बच पाएगा। और दूसरा, अफोर्डेबल हाउसिंग पे प्रॉपर मार्जिन का फिक्स होना और उसको स्ट्रिक्टली उस पर ये गवर्नमेंट को आई रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपर जो बेच रहा है वो प्राइस कुछ भी करके बेच रहा है, तो यहाँ कुछ भी प्राइस नहीं चलेगा, यहाँ प्राइस वो चलेगा जो गवर्नमेंट 10-15% मार्जिन देके
क्योंकि ये नीड आपकी हाउसिंग की है। किसी भी बिजनेस में आप जाओगे तो आपकी जो नीड है, बिजनेस की जो नीड कहती है वो ये कहती है कि 10-15%, 20% प्रॉफिट ठीक है, लेकिन बेनतियां 100-200% प्रॉफिट, ये गलत है। हाउसिंग को ऐसी कमोडिटी के रूप में गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट करना चाहिए प्राइजेस को लेकर, जिसमें डेवलपर्स भी बहुत ज़्यादा अंधा ना काट पाए और आम आदमी को तभी घर मिल पाएगा। बीच में आपने एक बात बताई थी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कि जैसे मैंने भी देखा है कई जगह कि एक शहर में अगर नेशनल हाईवे निकला है या कोई एक्सप्रेसवे निकला है तो उसको इलाका ही कट जाता है। कई सारे गांव ऐसे होते हैं जिनको उम्मीद थी पहले कि अगर ये हाईवे निकलेगा या एक्सप्रेसवे निकलेगा तो हमको उसका प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन वो ऊपर ऊपर निकल जाता है, कोई कट नहीं होता है। तो इसमें एक सवाल बड़ा बीच में आता है कि रियल इस्टेट वर्सेस गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बीच तालमेल कैसे बैठता है, क्या संबंध है दोनों, कनेक्शन क्या है दोनों का? अंकित, मैंने आपको कहा था प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एक साइंस है जी ये साइंस में ही आपने क्वेश्चन मुझसे पूछ दिया। जी अब मेरी ज़मीन के साथ से हाईवे निकल रहा है, जी मैं बहुत खुश हूँ जब तक वो चालू नहीं हुआ। फील गुड फैक्टर मेरे एकदम प्रॉपर्टी के साथ, मेरी प्रॉपर्टी प्राइम हो गई। लेकिन जब हाईवे निकला तो वो कम से कम 4 या 5 मीटर ऊपर से निकल गया। अब क्या होगा, जो पानी का फ्लो है वो कहीं आज तक, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी एकदम बॉर्डर पर है, वहाँ से हाईवे निकल गया तो वहाँ पानी रुकना शुरू हो गया, तो मेरी प्रॉपर्टी प्राइम होते हुए भी ज़ीरो हो गई, डेप्रिशिएट कर गई। और वहीं पर अगर आपके पास एग्जिट के पास प्रॉपर्टी है तो वहीं पर आपकी वो प्रॉपर्टी सोना हो गई। तो ये सही तरह से समझना कि मेरी प्रॉपर्टी कहाँ होनी चाहिए और मुझे कब बेच देना है, कब रखना है, दैट इज साइंस। तो साइंस अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो समझना पड़ेगा आपको। इसमें गवर्नमेंट को भी कुछ मतलब कानून लाना चाहिए या कोई ध्यान रखना चाहिए कि भाई अगर एक गांव है, मान लीजिए कि जैसे यमुना एक्सप्रेसवे है, नोएडा से निकलता है और कहाँ ख़त्म हुआ है आपको पता है, तो इस बीच में कई एग्जिट शायद एक जगह कहीं दिया हुआ है और बीच के जो भी गांव है वो कट जाते हैं। क्या ध्यान में रखना चाहिए कि भाई इस रूट पर इतने गांव हैं, इनको इसका प्रॉफिट मिलना चाहिए, या कहीं हमने एग्जिट छोड़ दिए, कुछ कॉम्प्लेक्स बनवा दिए ताकि उनको भी उसका फ़ायदा मिल सके, ऐसा करना चाहिए क्या? देखिए, जनरली गवर्नमेंट का मोबिलिटी को ईजी करना एक्सप्रेसवे को जन्म दे रहा है, तो मोबिलिटी तो ज़रूर ईजी हुई है। आप मुंबई की तरफ निकल जाओ, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर जहाँ तक बना है वो बहुत अच्छा बना हुआ है, या यमुना एक्सप्रेसवे पे निकल जाओ, लखनऊ तक निकल जाओ, आगे आगरा से, ये सब कनेक्टिविटी अल्टीमेट है, नो डाउट। लेकिन मेरे को लगता है इस इंफ्रास्ट्रक्चर में साथ साथ सर्विस लेन का होना ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, तभी वहाँ के लोगों को उसका डायरेक्ट फ़ायदा मिल पाएगा। आप एंट्री करने के लिए 10, 15, 20 किलोमीटर पे आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम सर्विस लेन रहेगी तो हर आदमी उसका बेनिफिट उठा पाएगा। नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन होते हुए भी उस एरिया में जहाँ से वो निकल रहा है वहाँ सिर्फ पानी जमा होगा और कुछ नहीं होगा। गुड़गांव में अक्सर होता है ये, गुड़गांव क्या पूरे इंडिया में जहाँ से ये चीज़ें निकल रही हैं, इस टाइप के इश्यूज वहाँ देखने को मिलते हैं। तो रोड निकलना आपकी खुशी का कोई कारण नहीं है। आपकी खुशी तब है जब वहाँ एंट्री और एग्जिट साथ में सर्विस लेन हो, आप उस पर एक्सेस कर पाएँ, तब आपके लिए वो फायदे का सौदा है। इसमें मैं आखिरी सवाल लूँगा आपसे, इसमें जो बजट है इसमें पॉलिसीज़ और अप्रूवल्स को लेकर क्या क्या हो सकता है आम बायर्स के लिए? देखिए, पॉलिसीज़ तो अफोर्डेबल हाउसिंग की ही सबसे बड़ी नीड है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए किस तरह नई चीज़ें आए, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। टैक्स में रिलीफ सबसे बड़ी ज़रूरत है, और इंडस्ट्री के लिए इसको प्रॉपर इंडस्ट्री का स्टेटस मिलना, क्योंकि आज भी बैंक रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखते हैं और बहुत इजी रेट के ऊपर, बहुत रिजनेबल रेट के ऊपर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको पैसा नहीं देते हैं जी। तो इससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो आपकी इनपुट कॉस्ट है, कहीं हद तक वो बढ़ रही है, क्योंकि इंटरेस्ट कंपोनेंट तो उसमें ऐड हो रहा है। कोई भी आप डेवलपर हो तो उसमें इंटरेस्ट क्या पे किया वो भी कहीं ना कहीं आप ऐड करोगे, उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि प्राइस ऊपर होते हैं। तो इंडस्ट्री स्टेटस, सिंगल विंडो क्लियरेंस और अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्ट करने के लिए नया प्राइस कैप और साइज को रीडिफाइन करना, ये
सबसे बड़ी ज़रूरत है जो कि इंडस्ट्री को एक अच्छा फ़ायदा दे सकती है। जी सर, बजट को लेकर आपने बहुत अच्छा डिस्कशन किया और कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो मेरी भी आपने कमियां दूर कर दी और जो मुझे कुछ चीज़ें बहुत बारीकी से नहीं पता थी। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक जो हैं उनको ये वीडियो पसंद आएगा और उनकी हर एक आपने कन्फ्यूज़न दूर किया है। थैंक यू अंकल जी। सर, जागरण बिजनेस जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।